तो अब मजीद जान लेते हैं IAS 36 के बारे में, जो कि इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट से डील करता है। तो जैसे कि अपनी लास्ट 2 वीडियोस में हम IAS 36 के काफ़ी सारी गाइडलाइन को कवर कर चुके हैं, जिसमें हमने लास्ट वीडियो में डिस्काउंट रेट को देखा था कि IAS 36 डिस्काउंट रेट के लिए कुछ स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन देता है, साथ ही साथ वैल्यू इन यूज को और रिकवरेबल अमाउंट डिटरमिन करनी सीखी थी। और हमने साथ ही साथ सीखा था कि क्या इंडिकेशंस हो सकती हैं इम्पेयरमेंट की। अब हम मजीद जानेंगे कि IAS 36 इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट के लिए कौन कौन सी गाइडलाइन प्रोवाइड करता है। तो अब यहाँ पर रिकॉग्निशन ऑफ एन इम्पेयरमेंट लॉस को देख लेते हैं। तो सबसे पहले तो ये जान लेंगे कि इम्पेयरमेंट लॉस होता क्या है। IAS 36 ये कहता है कि इम्पेयरमेंट लॉस तब एग्जिस्ट करता है जब कंपनी की रिकवरेबल अमाउंट जो है वो इसकी कैरिंग अमाउंट से कम होती है। जैसे लेट सपोज अगर एक कंपनी है XYZ और XYZ कंपनी जो है वो लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करती है। अब लैपटॉप्स मैन्युफैक्चर करने के लिए लेट सपोज कि उसको कोई प्लांट ज़रूरत है। अब जो प्लांट उसको ज़रूरत है उसकी जो कैरिंग वैल्यू है, मतलब वो प्लांट जितने पैसों से रिकॉर्ड हुआ है कंपनी की स्टेटमेंट्स में, वो है 1 मिलियन रुपीज़। अब यहाँ पे 1 मिलियन या 10 लाख रुपए का जो प्लांट है वो रिकॉर्ड तो हुआ है, लेकिन उसकी जो रिकवरेबल अमाउंट है, मतलब उस प्लांट को सेल करके जितने पैसे कंपनी हासिल कर सकती है, वो 1 मिलियन नहीं बल्कि 800,000 रुपीज है। मतलब यहाँ पे जो कैरिंग अमाउंट हो गई वो हो गई हमारे पास 10 लाख रुपए, और जो रिकवरेबल वैल्यू है, मतलब इस एसेट को बेचकर जितने पैसे कंपनी रिकवर कर सकती है, वो रिकवरेबल अमाउंट 8 लाख रुपए की है। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि जो रिकवरेबल अमाउंट है वो कम है और कैरिंग अमाउंट ज़्यादा है। जब ऐसी सिचुएशन होगी कि जिसमें रिकवरेबल अमाउंट कम होगी और कैरिंग अमाउंट ज़्यादा होगी, तो इसका जो डिफरेंस है, जो डिफरेंस आएगा 200,000 रुपीज़ का, इसके डिफरेंस को हम कहेंगे कि ये इम्पेयरमेंट लॉस है। अब यहाँ तक तो हमने जान लिया कि इम्पेयरमेंट लॉस कंपनी किस तरह से कैलकुलेट कर सकती है अपने एसेट के लिए। अब हम ये जान लेते हैं कि कंपनी इम्पेयरमेंट लॉस को IAS 36 के मुताबिक किस तरह से रिकॉग्नाइज करेगी। तो यहाँ पे जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा, जैसा नॉर्मली लॉसेस जो होते हैं कंपनी के, वो कंपनी एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पर जो इम्पेयरमेंट लॉस होगा उसको भी कंपनी एज एन एक्सपेंस रिकॉग्नाइज करेगी। और रिमेनिंग जो दूसरा पॉइंट गाइडलाइन जो हमें दी जाती है IAS 36 में, वो ये है कि फिर कंपनी क्या करेगी, इम्पेयरमेंट लॉस को एज एन एक्सपेंस चार्ज करने के बाद जो डेप्रिसिएशन है उसको एडजस्ट कर दिया जाएगा फ्यूचर पीरियड के लिए। जिस तरह यहाँ पर देखा जाए तो जो रिकवरेबल अमाउंट आ रही है अब वो 800,000 की आ रही है। तो कंपनी अब इस प्लांट को 1 मिलियन पर या 10 लाख रुपए पर नहीं बल्कि 8 लाख रुपए पर रिकॉर्ड करेगी। और अगर 10% डेप्रिसिएशन का रेट है तो कंपनी अब इस 10 लाख पर नहीं बल्कि 8 लाख रुपए पे जो है वो डेप्रिसिएशन को चार्ज करेगी। तो मतलब क्या हो गया कि 80,000 रुपए डेप्रिसिएशन कंपनी चार्ज करेगी। तो ये जो डेप्रिसिएशन है ये फ्यूचर पीरियड के लिए जो है वो एडजस्ट कर दी जाएगी जब कंपनी इम्पेयरमेंट लॉस को एज एन एक्सपेंस रिकॉर्ड करेगी तब। उसके बाद IAS 36 जो है वो कैश जनरेटिंग यूनिट्स के बारे में बताता है कि कैश जनरेटिंग यूनिट्स को कंपनी IAS 36 के मुताबिक किस तरह से डील करेगी। तो जो भी ऐसे एसेट्स होते हैं जो कि कंपनी में कम वैल्यू ला सकते हैं, मतलब जो स्मॉल एसेट्स होते हैं कंपनी के, उन तमाम का एक ग्रुप बना दिया जाता है जिसको कैश जनरेटिंग यूनिट्स कहा जाता है। IAS 36 ये कहता है कि जब कंपनी ने कैश जनरेटिंग यूनिट्स के लिए कैलकुलेट करना है इम्पेयरमेंट लॉस, तो उसके लिए सबसे पहले वो क्या करेगा कि रिकवरेबल अमाउंट देखेगा कि इंडिविजुअल एसेट की रिकवरेबल अमाउंट क्या है। जब एसेट की रिकवरेबल अमाउंट पता चल जाएगी इंडिविजुअल एसेट्स की, उसके बाद कंपनी क्या करेगी कि फिर जाके रिकवरेबल अमाउंट देखी जाएगी एसेट के कैश जनरेटिंग यूनिट्स की, मतलब ग्रुप ऑफ स्मॉल एसेट की बाद में देखी जाएगी। पहले इंडिविजुअल एसेट्स के लिए जो है वो रिकवरेबल अमाउंट देखी जाएगी। जिस तरह इससे इंडिविजुअल एसेट्स में क्या आ सकता है कि कंपनी के पास लेट सपोज के लैपटॉप्स हैं। अब लैपटॉप जो है वो एक सिंगल एसेट है,
लैपटॉप्स के लिए कंपनी क्या कर देगी कि इसी तरह के सेम लैपटॉप्स के लिए एक ग्रुप बना देगी जिसे कंपनी कहेगी कि कैश जनरेटिंग यूनिट है। अब यहाँ पर इसका जो ग्रुप बनेगा, पहले एक सिंगल लैपटॉप के लिए रिकवरेबल अमाउंट देखी जाएगी, फिर उस ग्रुप के लिए रिकवरेबल अमाउंट जो है वो कैलकुलेट की जाएगी, देन उसको कैरिंग वैल्यू से कंपेयर करके उसी तरह से हमारे पास इंपेयरमेंट लॉस आ सकता है। तो कैश जनरेटिंग यूनिट के लिए अगर रिकवरेबल अमाउंट की बात की जाए तो सबसे पहले इंडिविजुअल एसेट की कैलकुलेट करने के बाद हम उसकी कैश जनरेटिंग यूनिट की कैलकुलेट कर सकते हैं। देन फिर IAS 36 जो है वो इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल के बारे में बताता है। अब यहाँ पे IAS 36 में जैसे हमने लास्ट वीडियोस में भी देखा था कि इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल को इंपेयरमेंट ऑफ इंटेंजिबल एसेट से डिफरेंट रखना है। तो ऊपर हमने इंटेंजिबल एसेट्स के लिए पढ़ी थी, यहाँ पे हम गुडविल के लिए पढ़ते हैं कि इंपेयरमेंट जो है वो उसके लिए क्या गाइडलाइन दी जाती है IAS 36 में। तो IAS 36 सबसे पहला पॉइंट ये कहता है कि जो गुडविल है उसकी इंपेयरमेंट के लिए उसको हर साल टेस्ट किया जाएगा। मतलब कंपनी की रेपुटेशन उसके मार्केट वैल्यू के मुताबिक हर साल देखी जाएगी कि क्या गुडविल इतनी ही है या गुडविल कम या ज्यादा हो रही है। उसके बाद दूसरी गाइडलाइन ये दी जाती है कि गुडविल जो है वो नॉर्मली जो IAS 36 कहता है कि जो परचेज्ड गुडविल है सिर्फ और सिर्फ उसे कंपनी रिकॉर्ड करती है। तो यहाँ पे परचेज गुडविल कब होगी? जब कंपनी किसी और कंपनी को एक्वायर करेगी। तो जिस कंपनी ने दूसरी कंपनी को एक्वायर किया है उसे कहा जाता है एक्वायरर। तो एक्वायरर के जो कैश जनरेटिंग यूनिट्स हैं उसको एलोकेट की जाएगी इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल सेपरेटली। और अगर कोई गुडविल की इंपेयरमेंट होगी तो जो इंपेयरमेंट लॉस होगा गुडविल का उससे रिड्यूस कर दी जाएगी कैरिंग वैल्यू एसेट्स की। एसेट्स की कैरिंग वैल्यू को इंपेयरमेंट लॉस से रिड्यूस कर दिया जाएगा। IAS 36 हमें ये डिफाइन करता है। इसके लिए मजीद क्या गाइडलाइन दी जाती है कि सबसे पहले रिड्यूस की जाएगी कैरिंग अमाउंट गुडविल की जो कि कैश जनरेटिंग यूनिट पर चार्ज की गई है। मतलब जो गुडविल है वो तमाम एसेट मिलकर जो है वो गुडविल बनाते हैं। तो जब इंपेयरमेंट आएगी तो सबसे पहले तो कैश जनरेटिंग यूनिट के लिए से रिलेटेड जो गुडविल है उससे कैरिंग वैल्यू को रिड्यूस किया जाएगा और बाकी जो अदर एसेट्स हैं उनको फिर उसके बाद जो है वो रिड्यूस किया जाएगा उनकी कैरिंग वैल्यू को। अब जो है IAS 36 जब इंपेयरमेंट लॉस की रिकॉग्निशन के बारे में बताता है तो IAS 36 साथ ही साथ इंपेयरमेंट लॉस के रिवर्सल के बारे में भी बताता है। तो इसको रिवर्स किस तरह किया जाएगा? बैलेंस शीट डेट पर देखा जाएगा कि कोई इंपेयरमेंट लॉस जो है वो डिक्रीज कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके लिए क्या किया जाएगा कि अगेन से रीवैल्यू किया जाएगा कंपनी के एसेट को। अगर तो यहाँ पर एसेट्स की बात हो रही है तो अगर तो एसेट रीवैल्यू करने से जैसे हमने पहले कहा था कि प्लांट की वैल्यू 8 लाख रुपए की हो गई है, अगर दोबारा से रीवैल्यू करने पर प्लांट की जो वैल्यू है वो दोबारा से हम कहते हैं कि 12 लाख रुपए पे आ जाती है, तो अब क्या हो जाएगा कि कंपनी जो है वो यहाँ पर देखे तो पहले जो है वो 1 मिलियन का था, मतलब 10 लाख रुपए का था कंपनी का एसेट, कंपनी का प्लांट, तो अब 12 मिलियन पर 1.2 मिलियन पर या 12 लाख रुपए पर चला गया है। तो यहाँ पे क्या होगा कि पहले जो इंपेयरमेंट लॉस आ रहा था वो 200,000 रुपीस का आ रहा था, अब जो इंपेयरमेंट गेन आ रहा है तो वो आ जाएगा जब हम 8 लाख और 12 लाख के दरमियान डिफरेंस देखें तो 4 लाख रुपए का आ जाएगा। तो अब इसमें सबसे पहले तो 2 लाख रुपए का जो इंपेयरमेंट लॉस प्रीवियसली रिकॉग्नाइज किया था उसको रिवर्स कर देंगे और बाकी का जो 2 लाख रुपए होगा उसको कंपनी एडजस्ट कर लेगी अपने एसेट की वैल्यू में। वो किस तरह से कि डायरेक्टली 12 लाख रुपए से अपने एसेट को जो है वो रिकॉर्ड कर लेगी। अब यहाँ तक तो हमने इंपेयरमेंट देख ली, नॉर्मली जो एसेट्स चल रहे हैं उनकी। अब अगर इंपेयरमेंट देखी जाए तो गुडविल की इंपेयरमेंट के लिए हमें अलग से, क्योंकि IAS 36 बताता है, तो गुडविल की इंपेयरमेंट के रिवर्सल के लिए भी कंपनी को ये कहा जाता है कि जो गुडविल की इंपेयरमेंट लॉस है उसको रिवर्स नहीं किया जा सकता। गुडविल की इंपेयरमेंट लॉस के रिवर्सल को IAS 36 प्रोहिबिट करता है, उसको ममनू करता है और सिंपली फिर ये कह देता है कि जो भी इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स किया जाएगा उसको प्रॉफिट एंड लॉस में रिकॉर्ड किया जाएगा और अपने एसेट को रीवैल्यू कर दिया जाएगा। जिस तरह से यहाँ पर
2 लाख रुपए का रिवर्सल होगा। ये 4 लाख रुपए रिकॉर्ड किए जाएंगे कंपनी के पास इम्पेयरमेंट के दोबारा से प्रॉफिट इनकम के तौर पर, और एसेट को 8 लाख रुपए की निस्बत जो 12 लाख रुपए है उस पर रीवैल्यू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पे हमने देख लिया कि रिवर्सल के लिए कंपनी जो है उसको क्या गाइडलाइन दी जाती है IAS 36 में। उसके बाद बारी आती है डिस्क्लोजर की कि कंपनी ने क्या क्या चीजें डिस्क्लोज करनी है IAS 36 के मुताबिक। तो कंपनी ने क्या करना है कि सबसे पहले ये डिस्क्लोज करना है कि क्या इंपेयरमेंट लॉसेस हैं जिनको रिकॉग्नाइज किया गया है प्रॉफिट एंड लॉस में। तो ये जो है कंपनी इसको डिस्क्लोजर देगी इससे रिलेटेड कि प्रॉफिट एंड लॉस में इंपेयरमेंट लॉसेस को रिकॉग्नाइज किया गया है। उसके बाद अगर कोई इंपेयरमेंट का रिवर्सल होगा तो जो रिवर्सल है उसको रिवर्स किया जाएगा प्रॉफिट एंड लॉस में। तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से रिलेटेड भी डिस्क्लोजर कंपनी सेपरेटली देगी। उसके बाद अगर कोई एसेट क्योंकि रिवर्सल की वजह से या रिवर्सल से पहले जो एसेट रीवैल्यू किए गए हैं उनको रिकॉग्नाइज करना है एज अदर कंप्रिहेंसिव इनकम। एसेट को रीवैल्यू करने के बाद जो रिवैल्यूएशन गेन होगा उसको अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करना है या फिर रिवर्सल को अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में रिकॉर्ड करना है और उसको रिवर्स कर देना है अदर कंप्रिहेंसिव इनकम में। उसके बाद जो रिपोर्टेबल सेगमेंट है जहां पे इन डिस्क्लोजर्स को रिपोर्ट करना है वो रिपोर्ट करना है बेसिकली कंपनी ने कि क्या इंपेयरमेंट लॉस रिकॉग्नाइज किया है और कितना इंपेयरमेंट लॉस रिवर्स किया है। इस चीज से रिगार्डिंग अलग से रिपोर्टेबल सेगमेंट में डिस्क्लोजर देना है। अदर जो डिस्क्लोजर देना है वो IAS 36 कहता है कि ये डिस्क्लोजर देना है कि किस इवेंट की वजह से इंपेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट कर रहा है। जैसे कि अगर रीवैल्यूएशन कराई है तो अगर रीवैल्यूएशन की वजह से इंपेयरमेंट लॉस आया है तो उसको शो करना है, या फिर अगर कोई इंटरनल फैक्टर है जिस तरह हमने देखा था कि एसेट को इंपेयर करने के लिए डिफरेंट इंडिकेशंस थी तो उसमें उस इंडिकेशन को देखना है जिसकी वजह से इंपेयरमेंट लॉस एग्जिस्ट कर रहा है। इसी तरह से अमाउंट ऑफ लॉस और उसका जो रिवर्सल है उसको भी डिस्क्लोज करना है। और जो यहाँ पर हमने फिर देख लिया कि कंपनी जो है वो 2 ही तरह से अदर जो डिस्क्लोजर्स है वो दे सकती है। अब यहाँ तक हमने IAS 36 को कंप्लीट कर लिया है जो कि इंपेयरमेंट ऑफ एसेट्स से रिलेटेड था। हमने तमाम डिस्क्लोजर्स, उसके अलावा इंपेयरमेंट ऑफ गुडविल, इंपेयरमेंट ऑफ अदर एसेट्स हमने देख लिया है कि हमने किस तरह से IAS 36 के मुताबिक कंपनी के लिए इंपेयरमेंट लॉस को रिकॉग्नाइज करना है।